वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द एजुकेटर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आज हम कंपटीशन में पूछे जाने वाले जनरल साइंस, उसमें जो है हमारा कॉम्पिटिटिव फिजिक्स, उसको देखेंगे फ्रेंड्स। और ये वीडियो इस तरह का रहेगा फ्रेंड्स ताकि आपका कम समय में बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और खास कर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए फ्रेंड्स देखते हैं इस टॉपिक को। हमारा जो कॉम्पिटिटिव फिजिक्स का ये टॉपिक है, आप अभी मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है, ये आपका स्टार्टिंग इनिशियल टॉपिक दैट इज फिजिकल क्वांटिटी है, यूनिट्स। तो फ्रेंड्स देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फ्रेंड्स, क्वांटिटीज और क्वालिटी दो वर्ड्स आपने सुना होगा। किसी ऑब्जेक्ट का क्वालिटी और क्वांटिटी उसके प्रॉपर्टी यानी गुण को बताता है और क्वांटिटी उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को इंडिकेट करता है। फ्रेंड्स, ये तो आप जानते हैं। उसी तरह से फिजिकल क्वांटिटीज, ये दो जो टर्म है उनका क्या मतलब हुआ फ्रेंड? तो फिजिकल क्वांटिटीज वैसे क्वांटिटीज जिसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकें फिजिक्स के लॉज में, उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। एग्जांपल है आपका ऑब्जेक्ट का मास हो गया, लेंथ हो गया, डिस्टेंस, टेम्परेचर, किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर एक्सेट्रा। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं फ्रेंड्स दो पार्ट में, दो कैटेगरी में। एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। इट मींस स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, ये दोनों को टॉप देखिए फ्रेंड्स। अब फर्दर इसमें आप प्रोसीड करने से पहले फ्रेंड मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए आप एक फिजिकल क्वांटिटी हैं, आप एक ऑब्जेक्ट हैं, आप एक फिजिकल क्वांटिटीज हैं। आप इस चौराहे पे खड़े हैं जहाँ से चार रास्ते जाते हैं। एक आपका नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन, एक आपका साउथ की तरफ, ईस्ट की तरफ और वेस्ट की तरफ। अब आपको मैं कहूं यू हैव टू मूव 4 स्टेप्स और 4 मीटर। तो फ्रेंड्स इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपको बस 4 मीटर, 4 मीटर या 4 स्टेप्स आपको मूव करना है। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, आप ईस्ट की तरफ जाएं, साउथ की तरफ जाएं, वेस्ट की तरफ जाएं या नॉर्थ की तरफ जाएं। सेकेंड केस में, एक फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस में अगर मैं आपसे कहूँ यू हैव टू मूव 4 मीटर नॉर्थ, 4 मीटर नॉर्थ। अब आपके पास आपकी डिस्क्रिप्शनरी जो पावर थी वो खत्म हो गया। ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये तीनों ऑप्शंस आपके लिए खत्म हो गए। ये आपका ऑप्शन क्या रहा? आपका ऑप्शन रहा नॉर्थ। आपको इस मूव करना है इस साइड, यानी कि सेकेंड केस में आपके पास एक मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये दोनों है। तो फ्रेंड्स इस केस में, इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता था, जो फर्स्ट केस था आपका जिसमें आपको मैंने कहा यू हैव टू मूव ओनली 4 मीटर, इसमें आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया मैंने, मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू। फ्रेंड्स, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में मैंने कहा एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और वो न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने दिया 4 मीटर। मीटर यानी कि आपका लेंथ वो डिनोट करेगा, आपको मूव करना था 4 मीटर। इस केस में आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड था, तो आप थे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। इन द सेकेंड केस फ्रेंड्स यू हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। आपका इसमें डायरेक्शन का भी कंसिडरेशन है। अब आपके पास ये तीनों ऑप्शन नहीं थे, आपको मूव करना है नॉर्थ की तरफ, यू हैव ऑल्सो डायरेक्शन। तो इन द सेकेंड केस यू आर अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। इट मीन्स फिजिकल क्वांटिटीज को हम कैटेगराइज करते हैं दो पार्ट में, स्केलर और वेक्टर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि वेक्टर, स्केलर किसे कहेंगे, वेक्टर किसे कहेंगे? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड and its direction is not considerable, it is called scalar physical quantities. On the other hand, those physical quantities which have magnitude as well as direction is called vector quantities. But ये थोड़ा सा incomplete definition है फ्रेंड्स, मैं इसे और सुधार करूँगा, इसमें एक और करेक्शन की जरूरत है। इतने मात्र से वो कंप्लीट नहीं होता है, इसे भी देखेंगे फ्रेंड्स अभी। तो पहले एग्जाम्पल्स देखते हैं, थोड़ा सा करेक्शन एग्जाम्पल्स के बाद करेंगे फ्रेंड्स। अगर हम एग्जाम्पल्स देखें स्केलर और वेक्टर का, तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज आपका एग्जांपल लिया आपने, आप बोल सकते हो मास स्केलर है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, टेम्परेचर स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज है, वॉल्यूम किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी होगा, एंड सो ऑन। आगे चले, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एनर्जी, वर्क, ये सारे आपके स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज होंगे
because it has magnitude and its direction is not considerable, friends. Vector physical quantities, displacement, velocity, acceleration, force, टॉर्क, ये सारे आपके वेक्टर क्वांटिटी होंगे। यहाँ स्पीड लिख सकते हैं, स्पीड। एक और जो एक्सेप्शन है फ्रेंड, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मैं स्केलर में लिख रहा हूँ फ्रेंड्स। अब आप सरप्राइज होंगे तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखें फ्रेंड्स, किस तरह का फिजिकल क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक करंट को आप हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं फ्रेंड्स। एम्पियर में इसका एम्पियर इसका यूनिट है, ऐसा यूनिट इसको हम लोग इसमें मेजर करते हैं, आगे हम देखेंगे इसको भी। तो आप फ्रेंड्स लॉजिकली आप देखें तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो उसमें मैग्नीट्यूड है, जिस 5 एम्पियर का लिखा मैंने करंट के 5 एम्पियर, सो मैग्नीट्यूड है और इसमें डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन भी होता है फ्रेंड्स, इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल डिफरेंस टू लो पोटेंशियल डिफरेंस पीडी। ये दो पॉइंट है ए और बी, अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस हाई है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस लो है, तो इलेक्ट्रिक करंट ये फ्लो करेगा फ्रॉम हाई पीडी, हाई पोटेंशियल डिफरेंस टू लो पोटेंशियल डिफरेंस। इसके आगे क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो हमारा डेफिनेशन है, जो कहता है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन कंस्टेबल, उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज कहेंगे। तो इस इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ प्रूव होना चाहिए वेक्टर की कैटेगरी में, न कि स्केलर की कैटेगरी में फ्रेंड, लेकिन मैंने स्केलर कैटेगरी में लिखा हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर ना होके स्केलर क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है, ऐसा क्यों? तो फ्रेंड्स मैंने कहा डेफिनेशन को थोड़ा सा करेक्ट करने की आवश्यकता है। डेफिनेशन को देखें तो और थोड़ा सा करेक्ट करें, दो पॉइंट हम देखेंगे। दोज फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर का, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड विच ओबेज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स अलजेब्रा फ्रेंड्स आप आगे क्लासेस में बताऊंगा मैं। तो वेक्टर्स के जो दो वेक्टर्स होते हैं, इनके ट्रायंगल लॉ को ये इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फॉलो नहीं करता है, वो ओबे नहीं करता है, न ही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स को ओबे करता है। तो ऐसे केसेस में इसको हम लोग वेक्टर को कंसीडर न करते हैं, स्केलर कंसीडर करते हैं। जनरल जो अर्थमेटिक होता है स्केलर क्वांटिटीज का 2+2, जैसे 2 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर 5 एम्पियर वगैरह, 4 एम्पियर एंड समथिंग। तो ये ऐसे लॉज, ऐसे जो वेक्टर का अलजेब्रा होता है उसमें इस तरह का लॉ फॉलो नहीं होता, इसका अलग ही ट्रायंगल लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ है, जो हम आगे क्लासेस में देखेंगे। तो उसे वो ये इलेक्ट्रिक करंट फॉलो नहीं करता, ओबे नहीं करता है, और इसलिए हम इसे वेक्टर की श्रेणी में न रख के स्केलर की श्रेणी में रखते हैं, कैटेगराइज करते हैं, और हेंस इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटीज नॉट वेक्टर। इसको एक्सेप्शन भी मान लें फ्रेंड जो भी है। तो ये रहा आपका स्केलर और वेक्टर का कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स। इस तरह से पूरी लिस्ट है आप क्वांटिटीज का, इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस कि कौन आप कैटेगराइज करें, कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर। तो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे फ्रेंड, और कॉन्सेप्ट को यूज करके आप स्केलर और वेक्टर आप निकाल पाएंगे। एक और पॉइंट्स देखें फ्रेंड, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी कैसा है इसको भी देखेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है इसे भी समझेंगे। तो और एग्जांपल सपोज कीजिए तो पॉइंट्स हैं ए और बी, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है, किसी व्यक्ति को भी मूव करना है यहाँ फ्रॉम ए टू बी। तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो पहले इस डायरेक्शन जाता है, इस डायरेक्शन में जाता है, इस डायरेक्शन में जाता है, और फिर ऐसे घूमते हुए यहाँ पहुंचता है। कोई ए टू बी पहुंचने के लिए एक सर्कुलर पाथ लेता है, और सर्कुलर पाथ सर्कुलर बनाते हुए यहाँ पहुंच जाता है। एक ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट जो है वो आपका ट्रायंगल पाथ ऐसे फॉलो करते हुए यहाँ पहुंच जाता है फ्रॉम ए टू बी, और एक जो है वो फ्रॉम ए टू बी डायरेक्ट ये ऐसे पहुंच जाता है। इन केसेस में सभी 4 केसेस हुए, सभी को ए टू बी पहुंचना था, सभी ने अपना एक डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ए टू बी, अगर मान लीजिए ए टू बी और 5 है, 5 मीटर का डिस्टेंस है, ये 5 और ये 2 है, ये भी, ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है। तो इस केस में जो उसने डिस्टेंस फॉलो किया वो टोटल डिस्टेंस 8 मीटर फॉलो किया फ्रेंड, ये डिस्टेंस कवर्ड होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगा। बट ए टू बी उसने एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो है इसका 5 मीटर फ्रेंड। तो ये जो आपका
जो सेकेंड केस है वो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम ए टू बी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और इसलिए इसे हम उसका डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है फ्रेंड्स? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी इनिशियल ए से स्टार्ट किया और फाइनल उसका उसने बी पे खत्म किया। तो ये जो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है फ्रेंड, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो ए टू बी आपका वही डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रेंड। तो डिस्प्लेसमेंट इट हैज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो था ही, लेकिन इट हैज ऑल्सो डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो दैट्स वाई डिस्प्लेसमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, ना कि स्केलर। ऑन द अदर हैंड डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस उसमें कोई डायरेक्शन नहीं था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड है, न्यूमेरिकल वैल्यू थी 2 + 3 5 2 7 8 मीटर इसने कवर किया, तो इसलिए हम इसको डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी में रखेंगे, इसमें डायरेक्शन जो है कंसिडरेबल नहीं है। ऑन द अदर हैंड डिस्प्लेसमेंट जो आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एक और इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लो फ्रेंड्स, ये आपका जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक तरफ है डिस्टेंस और एक तरफ है आपका डिस्प्लेसमेंट। ये तो क्लियर हो गया कि ये एक स्केलर होगा और एक वेक्टर होगा, क्योंकि इट हैज डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन नहीं है, इसमें मैग्नीट्यूड है। और फ्रेंड्स डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट कांट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। जब भी होगा डिस्प्लेसमेंट, जब भी होगा तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड से या तो एग्जैक्ट इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट, या उससे शॉर्टर होगा, छोटा होगा। सो फ्रेंड्स ये टेबल आप लोगों के लिए, ये लिस्ट है टेबल का स्केलर और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज का, आप देख सकते हैं इसे और इसका ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चंस इससे आते हैं अक्सर। तो एक तरफ स्केलर क्वांटिटी है, एक तरफ वेक्टर क्वांटिटी का ये टेबल। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जैसा कि हमने डिस्कस किया, स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड आपका स्केलर होगा, वेलोसिटी आपका वेक्टर होगा बिकॉज इट हैज डायरेक्शन। मास जहाँ स्केलर है वहीं वेट आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा फ्रेंड्स। वेट इसको थोड़ा सा समझ ले फ्रेंड, मास और वेट, मास एंड वेट, किसी ऑब्जेक्ट का मास और वेट। फ्रेंड्स मास इसके एंटिटी को बताएगा, उसके अंदर मौजूद जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का एंटिटी बताता है, यानी इट कंटेन्स ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, सो ये स्केलर क्वांटिटी होगा। ऑन द अदर हैंड वेट जो है आपका, वेट डिपेंड्स ऑन, वेट इज इक्वल टू मास इंटू जी स्मॉल जी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस जी की वैल्यू अर्थ के लिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है इन केस ऑफ अर्थ, और दूसरे प्लेनेट्स के लिए इस जी का वैल्यू डिफर होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट जो है मास, किसी ऑब्जेक्ट के मास और वो किस प्लेनेट पे है, यानी कि उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस पे भी डिपेंड करता है। सो ये वेट जो है एक हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये फोर्स की तरह है फ्रेंड, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन क्या होता है फ्रेंड्स? तो कोई भी ऑब्जेक्ट को, अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, इसका डायरेक्शन जो होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होगा। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसा मैंने कहा, और इसका डायरेक्शन जो है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होगा। तो वेट हैज बोथ मैग्नीट्यूड as well as direction, so it is considered as a vector physical quantity, but mass is a scalar। तो वही इस टेबल में भी मैंने रखा है फ्रेंड्स, मास आपका स्केलर क्वांटिटी होगा, वेट आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सभी आपके वेक्टर क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी होंगे, टॉर्क, थ्रस्ट। लेकिन स्केलर में आपके और देखिए एनर्जी, वर्क, पावर, इलेक्ट्रिक करंट हमने डिस्कस किया फ्रेंड। Why it is scalar? Still it has direction and magnitude both, but it considered as a scalar physical quantity when हमने डिस्कस किया। तो वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, लुमिनस इंटेंसिटी, तो ये सारे फ्रेंड्स आपके स्केलर हैं और ये आपके वेक्टर क्वांटिटी है, इसे याद रखेंगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। और इन द केस कभी कंफ्यूजन हो डिटरमाइन करने में विच फिजिकल क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर, और आपको फॉर्मूला याद है उसका, तो आप उससे भी लॉजिकली कैलकुलेट बता सकते हैं कि वो स्केलर होगा या वेक्टर। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है फ्रेंड, और टाइम इटसेल्फ एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट यानी कि स्पीड, वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होगा। तो आप इससे भी एक
आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा स्केलर क्वांटिटी होगा, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी होगा। वहीं हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी इज इक्वल टू हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और टाइम स्केलर क्वांटिटी है, तो दोनों का रिजल्ट जो है वेक्टर स्केलर यानी कि हमारा वेक्टर होगा, वेलोसिटी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो इसके आधार पे हम फॉर्मूलाज के आधार पे भी हम ये एज्यूम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा आपका फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होगा, कौन सा वेक्टर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखें फ्रेंड। और वेक्टर स्केलर में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते फ्रेंड, ये कॉन्सेप्ट बताया मैंने। सो फ्रेंड्स, अब हम मूव करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द टॉपिक, दैट इज यूनिट। फिजिकल क्वांटिटीज हमने देखा, अभी हम देखेंगे यूनिट्स के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, फिजिकल क्वांटिटीज जो हमने डिस्क्राइब किया स्केलर और वेक्टर के फॉर्म में, अब कोई फिजिकल क्वांटिटी होगा उसमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा। अब मैग्नीट्यूड, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ 6, मैंने एक न्यूमेरिकल वैल्यू 6 एक जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर है, और इसमें हम इसके आगे हम सफिक्स जोड़ते हैं यूनिट ये, और एक बार हम इसको ऐसे जोड़ते हैं। तो अब ये 6 दोनों केसेस में अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को इंडिकेट करता है। मीटर जो कि हमको हमारा लेंथ को शो करेगा, डिस्टेंस, और केजी जो हमारा मास शो करेगा। तो आप फ्रेंड्स इस बात से देख सकते हैं आप इस बात को कि यूनिट जो है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिटरमाइन करने में। यूनिट चेंज से मात्र से उस फिजिकल क्वांटिटी ही पूरा चेंज हो जाता है। तो मीटर जो लेंथ का है, लेंथ इंडिकेट करेगा, दर्शाएगा। वहीं केजी जो मास है, मास का यूनिट है। तो यही यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। अब ये यूनिट्स जो है वो हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। एक होते हैं फंडामेंटल और एक होते हैं डिराइव्ड। यानी कि यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटी को जो यूनिट्स है वो हम दो कैटेगरी देख सकते हैं उसका, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल यूनिट्स क्या आएंगे फ्रेंड। नाउ फ्रेंड्स, अब हम अपने टॉपिक के सेकेंड पार्ट पे मूव करते हैं। जो सेकेंड पार्ट है हमारे टॉपिक का वो है यूनिट्स, यानी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स। इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमेशा ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ये फ्रेंड्स यूनिट्स को देखेंगे हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट समझने के लिए अगर मैं एक कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखूँ फ्रेंड, सपोज कीजिए मैंने एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा 6, ये जस्ट नंबर को इंडिकेट करता है, न्यूमेरिकल पार्ट को। जैसा हमने देखा था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता ही होता है फ्रेंड्स। तो ये मैग्नीट्यूड बताएगा, लेकिन 6 सेकंड अभी ये सिर्फ एक नंबर इंडिकेट कर रहा है। अगर इसमें सफिक्स जोड़ूं, सपोज कोई यूनिट जोड़ा मैंने, एक इसमें लिखा m और इसमें लिखा मैंने kg। ये m यानी मीटर और kg मास। यानी अब ये यूनिट लगाने से, ये यूनिट्स है, यूनिट लगाने से अब ये जो शो कर रहा है ये अलग कोई फिजिकल क्वांटिटी को इंडिकेट करेगा और ये एक डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को इंडिकेट करेगा। अब ये एक जैसे नहीं रहेंगे। अब ये रिप्रेजेंट किया आपका लेंथ यानी डिस्टेंस, और ये रिप्रेजेंट किया आपके मास को। तो ये यूनिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट में। अब हम बात करते हैं यूनिट्स के टाइप्स के बारे में फ्रेंड्स। तो इसको हम कैटेगराइज करते हैं दो कैटेगरी में। एक यूनिट्स वो एक होता है फंडामेंटल यूनिट, और सेकंड वन दैट इज डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड ये यूनिट्स का क्लासिफिकेशन है फ्रेंड्स। फंडामेंटल क्या होते हैं यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स इंडिपेंडेंट होते हैं फ्रेंड्स, ये दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। और एक स्टैंडर्ड भी होते हैं, यानी कि ये इंडिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट एंड स्टैंडर्ड किधर यूज होंगे। ऑन द अदर हैंड डिराइव्ड यूनिट्स जो है वो एक्सप्रेस होंगे टू और मोर फंडामेंटल यूनिट्स है। ये डिपेंडेंट होंगे, ये डिपेंड होंगे, एक्सप्रेस्ड होंगे टू
और मोर फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, उसे हम डिराइव्ड यूनिट्स कहेंगे। एग्जांपल लें फ्रेंड्स अगर और समझे तो फंडामेंटल यूनिट्स मास का, जैसे केजी, लेंथ यानी डिस्टेंस, मीटर, टेम्परेचर केल्विन में मेजर करते हैं। इनिशियली हम 3 को फंडामेंटल मानते थे, यानी टाइम, मास और लेंथ। इनिशियली हम इन तीन को ही कंसिडर करते थे फंडामेंटल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और फिजिकल क्वांटिटी, और इसके यूनिट्स को हम लोग फंडामेंटल यूनिट। और इसमें हमने ऐड किया टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। तो कुल मिला के अब हमारे फंडामेंटल यूनिट्स जो है वो 7 हो गए हैं, यानी कि टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। प्रीवियसली हम लेंथ, मास और टाइम, इन तीनों को ही फंडामेंटल यूनिट्स, इनका यूनिट्स को फंडामेंटल लेते थे फ्रेंड्स। फर्दर हमने इसमें 4 और ऐड कर दिया, और एट प्रेजेंट हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। टाइम, मास, लेंथ, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। डिराइव्ड यूनिट फ्रेंड्स, डिराइव्ड यूनिट इन, जैसा मैंने बताया कि ये एक्सप्रेस होते हैं 2 और मोर फंडामेंटल यूनिट्स में। जैसे एग्जांपल ले फ्रेंड्स, एग्जांपल ले फोर्स। फोर्स ये मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, फॉर्मूला इसका अगर हम देखें तो मास का केजी हुआ, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो यूनिट है फोर्स का, ये हम इसे डिराइव्ड यूनिट कहेंगे फ्रेंड्स। ये देखें आप, तो ये मोर देन 2 फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड करता है। केजी जो कि मास का है, मीटर जो लेंथ का है, सेकेंड जो टाइम का है। तो ये डिराइव्ड यूनिट हुए फ्रेंड्स। तो ऐसे में यूनिट्स को हम लोग इसी तरह से क्लासीफाई करते हैं 2 टाइप्स में। एक हमारा फंडामेंटल है, दूसरा हमारा डिराइव्ड यूनिट है। और डिराइव्ड यूनिट आप ऐसे निकाल लेंगे फ्रेंड्स, अगर फॉर्मूला पता है तो, और नहीं तो याद भी रखने वाली बातें हैं। जैसे इसी को हम लोग 1 न्यूटन भी बोलते हैं, न्यूटन में से करते हैं। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है, इसी को हम लोग बोलते हैं। ये डिराइव्ड यूनिट इसी को इक्वल है। तो अक्सर एग्जाम में ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, आपको ये यूनिट्स दे देंगे और आपको फाइंड आउट करना होगा कि किसका यूनिट है। तो कंफ्यूज ना हो फ्रेंड्स, आप इसे याद रखेंगे। इन द केस ऑफ कंफ्यूजन, अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला के आधार पे भी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट फॉर्मूला, आप फाइंड आउट कर सकते हैं किस फिजिकल क्वांटिटी का डिराइव्ड यूनिट क्या होगा। तो इस तरह से एक लिस्ट है जो मैं आपको यहाँ पे टेबल देता हूँ, जिसमें आपके यूनिट्स, मेजरमेंट यूनिट्स में लिखे होंगे, मेंशन होंगे। आप इसको ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसे एक क्वेश्चन रहता है फ्रेंड। मैंने आपके लिए ये लिस्ट बोर्ड पे लिख दिया है। ये लिस्ट जो है, टेबल जो है, इसमें फंडामेंटल यूनिट्स एज वेल एज डिराइव्ड यूनिट्स का ये टेबल है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स, इसको स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स भी कहेंगे, ऐसा यूनिट्स लिखा है मैंने। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इनके ये यूनिट्स, लेंथ का मीटर, मास केजी, टाइम आपका सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट जो है एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपका मोल में मेजर किया जाता है। ये उनके एसआई यूनिट्स, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स होंगे, ये फंडामेंटल यूनिट्स भी होंगे। और दूसरी तरफ डिराइव्ड यूनिट्स जो एक्सप्रेस होते हैं मोर देन 2 और मोर देन 2 फंडामेंटल यूनिट्स में, उसे हम एक तरफ रखा है। देखिए इसे भी, डेंसिटी केजी मीटर पर क्यूब। और फ्रेंड्स ये कैसे आया फ्रेंड, ये आप भी कैलकुलेट कर पाएंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर फॉर्मूला देखें आप, तो मास का आपका केजी हुआ और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो ये आपका डिराइव्ड यूनिट हो गया। डेंसिटी इसका ये यूनिट हुआ। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है।
तो डिस्प्लेसमेंट का मीटर हो गया, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का है मीटर हो गया, और टाइम का सेकंड हो गया। तो इसकी ड्राइव यूनिट वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड हो गया। उसी तरह से फोर्स जो मैंने बताया अभी आपको फ्रेंड्स कि F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जब हम एक्सेलरेशन का और मास का यूनिट्स प्लेस करेंगे इसमें, तो हमें फोर्स का ड्राइव यूनिट मिल जाएगा फ्रेंड्स, मास का जो कि होता है kg, और एक्सेलरेशन यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा ड्राइव यूनिट हो गया फोर्स का, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसे ही हम न्यूटन कहते हैं, 1 न्यूटन, यानी फोर्स का ऐसा यूनिट आप न्यूटन होगा, और इसका ड्राइव यूनिट 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हो जाएगा फ्रेंड्स। उसी तरह प्रेशर हमारा फ्रेंड्स, प्रेशर हमारा फॉर्मूला अगर देखें प्रेशर का, तो फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, दबाव। तो ये अगर इसका ड्राइव करें फ्रेंड, तो फोर्स का न्यूटन होगा और एरिया का मीटर स्क्वायर होगा, तो इसका प्रेशर का ड्राइव यूनिट जो होगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड, और इसे ही हम पास्कल कहेंगे। 1 पास्कल, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल। तो एग्जाम में आपको ट्विस्ट करके दे सकता है फ्रेंड, आप कंफ्यूज ना होइएगा। अगर आपको ड्राइव यूनिट भी दे दे और कोई बल उसमें से आपको बताना हो, फाइंड आउट करना हो किस फिजिकल क्वांटिटी का ये यूनिट है, तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला और आप ड्राइव कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। वर्क और एनर्जी इसका न्यूटन मीटर या कहें 1 जूल होता है। वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रेंड, इसी के आधार पे हमने इसका यूनिट ड्राइव न्यूटन मीटर आता है, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और इसे हम जब कैलकुलेट करें फोर्स का न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो हमारा ड्राइव यूनिट वर्क का न्यूटन मीटर आएगा, और इसी को 1 जूल कहते हैं, जो ऐसा यूनिट है एनर्जी और वर्क का फ्रेंड्स। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया इसका फ्रेंड्स, इसका ऐसा यूनिट टेस्ला होता है, और अगर फॉर्मूला के आधार पर कैलकुलेट करें तो डिराइव यूनिट इसका न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर आप इसको बोल सकते हैं, और दूसरा भी होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये सारे आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में इसे भी दिया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, और इससे क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। 2 सप्लीमेंट यूनिट्स और हैं, एक हमारा प्लेन एंगल का, जिसको हम रेडियन में मेजर करते हैं, उसका यूनिट जो है रेडियन होगा। ये सप्लीमेंट है, कोई फंडामेंटल नहीं है। और स्टेडियन जो है वो सॉलिड एंगल का आपका यूनिट होगा, यानी कि रेडियन और स्टेडियन, ये जो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में का यूनिट है, इसे भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। तो ये आपका यूनिट्स के ऊपर क्लास हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।